ये देखिए, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में भी जो है इसके कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़े तो कहीं इसके जो है सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन प्रकार की जो संस्थाएं हैं पूरे विश्व के अंदर, इसमें जो है धनी, प्रभावशाली एवं विकसित जो देश है इनका जो है प्रभुत्व है, इनका जो है बोलबाला बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो संस्थाएं हैं यहाँ पर विकासशील देशों, जो गरीब देश हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, जो कि वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। अगला जो पॉइंट बोला जा रहा है नकारात्मक, वो ये है कि जो राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रम में जो कटौती हुई है, जो क्षमता में कमी आई है, उसके कारण जो है हर एक देश का जो व्यक्ति है, जन साधारण जो नागरिक है, उसको जो है बहुत सारी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ रहा है इस वैश्वीकरण के युग में। अगला बात ये बोला जा रहा है कि पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह से मतलब जो ये पैसे लेन देन होता है, इससे जो प्रवाह हो रहा है, इससे जो है पूंजीवादी जो देश है इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा है। पूंजीवादी देश कौन? जो ये पश्चिमी देश है, जैसे यूरोप के हो गए, अमेरिका के हो गए, ये सारे जो देश हो गए, इनको जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा है। परंतु जब श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होता है ना, तो पूंजीवादी जो देश है, पश्चिम के जो देश है, इनको नुकसान होता है और भारत को लाभ होता है। परंतु जो पूंजीवादी जो देश है, जो विकसित देश है, वो लोग श्रम का जो स्वतंत्र प्रवाह है ये होने ही नहीं देते हैं, जिसके कारण विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। अगला चीज़ क्या है, इसके और भी नकारात्मक प्रभाव है, वो ये कि कई कई आलोचक जो हैं वैश्वीकरण के, ये कहते हैं कि वैश्वीकरण ने जो है समाजों में आर्थिक असमानता की जो खाई है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाई है। और कुछ अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है ना, याद रखिएगा, आर्थिक वैश्वीकरण है, इसने जो है विश्व को पुनः उपनिवेशीकरण की जो है तरफ जो है ढकेल दिया है। उपनिवेशीकरण का मतलब क्या है? जो गुलाम वाला होता था ना, एक साम्राज्यवाद होता है और एक होता है उपनिवेश। तो उपनिवेश जैसे हम भारत लोग हो गए, ठीक है, उपनिवेश जैसे हम भारत वाले हो गए, और साम्राज्यवादी वो लोग हो गए जैसे ब्रिटेन वाला, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो ये युग चल रहा था इस समय पर उपनिवेशीकरण, ये दोबारा से पुनः जो है उपनिवेशीकरण जो है लेकर के आया जा रहा है। इस आर्थिक वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव एक ये भी है। और एक चीज़ ये बोली जा रही है कि गरीब व विकासशील देशों के लिए खुले व्यापार के खतरे हैं इस वैश्वीकरण के कारण। मतलब कि जो गरीब देश हैं उनके जो सामान की जो क्वालिटी है, वो विकसित राष्ट्रों की जो सामान की क्वालिटी है उससे कम होती है, जिसके कारण हर एक देश का जो लोकल जो व्यापारी है उसको नुकसान होता है। अब जरा वैश्वीकरण के जो आर्थिक आर्थिक के जो सकारात्मक प्रभाव है उसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण से जो है आर्थिक विकास होगा और खुशहाली जो है आएगी। इससे जो है हर देश को अपना बेहतर करने का मौका मिलता है, इससे पूरी दुनिया को जो है फायदा होता है। और ये बोला जा रहा है कि पूंजी का जो है इसमें स्वतंत्र प्रवाह होगा, जो कि एक अच्छी बात है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव के अंदर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं का भी जो है प्रवाह होगा, स्वतंत्र प्रवाह होगा, मतलब कि हर कोई जो है इसका लाभ उठा सकेगा। इससे जो है राष्ट्रों के बीच में जो है जुड़ाव बढ़ेगा और जो तनातनी होती है वो कम होगी। और यहाँ पर एक चीज़ ये बोली जा रही है, जो आयात प्रतिबंधों में जो लगा के जो रखते थे ना बहुत सारे देश, उस पे जो है बहुत ही ज़्यादा कमी आएगी। और जो कि काफ़ी अच्छी बात जो है यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये जो है कुछ इसके नकारात्मक और कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव हो गए। अब चलिए जरा इसके नेक्स्ट वाले पे अब मूव करते हैं। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सांस्कृतिक समरूपता द्वारा जो है विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर पहले ये समझिए कि सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ क्या होता है। सांस्कृतिक समरूपता का बेसिकली मतलब यही है कि विश्व संस्कृति के नाम पर जो है पश्चिम की जो संस्कृति है उसको थोपी जा रही है, उसको जो है अन्य देशों की जो संस्कृति है उसके ऊपर लादी जा रही है। इसी प्रोसेस को जो है सांस्कृतिक समरूपता कहा जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि सांस्कृतिक समरूपता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसको जो हम नेगेटिव वे में समझते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, ये कि जो सांस्कृतिक समरूपता हो रही है इसका जो है ये नकारात्मक प्रभाव है ये पूरे वैश्वीकरण का। यहाँ पर जो है इसी चीज़ को हम मैकडोनाल्डीकरण भी बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है एक 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में
कि मैकडोनाल्डीकरण का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली सेम सेम है, ये सांस्कृतिक समरूपता की तरह ही है। मतलब क्या, कि जो पश्चिम की जो संस्कृतियां हैं उसको जो है अन्य देशों की जो संस्कृतियां हैं उनके ऊपर थोपा जा रहा है या लादा जा रहा है। इसी प्रोसेस को जो हम मैकडोनाल्डीकरण या सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं। जैसे कि जो नीली जीन्स है, जो ब्लू जीन्स है, वो आज के समय पर विश्व के लगभग हर एक देश के जो नागरिक हैं वो पहन रहे हैं इसे। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण का। अगली चीज ये कि विश्व की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर थी वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होते जा रही हैं, जो कि समूचे मानवता के लिए जो है खतरनाक है। वो खतरनाक क्यों है, कि हर एक नागरिक की अपनी खुद की एक पहचान होती है, उसकी खुद की एक जो है कल्चर होता है, संस्कृति होती है। यदि यदि वो अपना खुद का संस्कृति भूल जाता है तो ये जो है उसके लिए एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उसकी पहचान ही उसकी संस्कृति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी संस्कृति को कभी भी खोने मत दो। ये नहीं कह रहा कि दूसरी की संस्कृति के ऊपर जरा टिप्पणी कर दो या उसकी आलोचना करो ना। आप अपनी खुद की संस्कृति को कभी भी खोने मत दो, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी संस्कृति ही है। ओके, तो याद रखिएगा, अपनी संस्कृति मतलब अच्छी है, दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। ओके। अगली चीज़ ये है कि संस्कृतियों की जो मौलिकता है उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। जो संस्कृति का जो ओरिजिनल जो रूप है उसको जो है मिक्सर आ रहा है, बेकार होता जा रहा है। तो ये जो है कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव है। अब इसके जरा सकारात्मक प्रभाव की बात कर ले तो वो क्या है, देखिए। जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव ये है कि जो खाने पीने पहनावा जो विकल्प है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो रही है। मतलब कि हमारे पास जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ऑप्शन जो है इस वैश्वीकरण के युग में उपलब्ध हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक समरूपता के साथ साथ सांस्कृतिक विभिन्नीकरण भी जो है आया है। अब देखिए जरा, ये दो वर्ड्स आ गए यहाँ पर, सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या होता है कि पश्चिम की जो संस्कृति है उसे जो है अन्य देशों की संस्कृति के ऊपर लादा जा रहा है या थोपा जा रहा है। लेकिन सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि संस्कृति के मेल जोल का जो ये प्रोसेस है इसके अंदर किसी भी एक देश के संस्कृति का जो है एक तरफा प्रभाव नहीं होता है। तो मतलब क्या, ये जो सांस्कृतिक समरूपता है ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नकारात्मक एक सेंस देता है। और जो ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है ये जो है एक पॉजिटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस देने का मतलब क्या, कि ये अच्छी बात है अगर सांस्कृतिक विभिन्नीकरण हो रहा है तो। और नकारात्मक कैसे, अगर यदि सांस्कृतिक समरूपता हो रहा है पूरे विश्व में तो। क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता में क्या होता है कि पश्चिम की जो संस्कृति है उसका अन्य देशों की संस्कृति के ऊपर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है जबरदस्ती। लेकिन सांस्कृतिक विभिन्नीकरण के अंदर क्या है कि हर एक संस्कृति का जो है वो मिक्सर हो रहा है और काफ़ी अच्छा है। मतलब किसी भी एक देश का जो है प्रभुत्व उसके ऊपर नहीं रहता है। जैसे कि आजकल हमको है कि कुर्ता पहनते हैं और नीचे हम जीन्स पहनते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब मिक्स कल्चर हो रहा है, नीली जीन्स भी है और कुर्ता हमारा खुद का कल्चर का भी संस्कृति बरकरार हुई है। यदि हम देखें तो भारत और जो वैश्वीकरण है इसका जो संबंध है बहुत ही पुराना है। वो पुराना क्यों है, क्योंकि आपने जो शुरुआत में देखा था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, पूंजी वस्तु विचार इनका जो स्वतंत्र प्रवाह है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवाह हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो यदि हम इस सेंस में देखें तो जो भारत है वो वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है उसमें बहुत पहले से है। वो कैसे है जरा देखिए। जैसे हमको भारत को जो आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे पहले जो हमारा भारत था वो भारत जो है कच्चे मालों का निर्यातक था। निर्यातक कहने का मतलब क्या है, कि कच्चे मालों को जो है अन्य देशों को बेचता देता था, मतलब बेच देता था। तो बेसिकली किसको बेचता था, वो ब्रिटेन वालों को ही बेचता था, क्योंकि हम उस समय उनके गुलाम थे और इसलिए हमारी उसमें मजबूरी थी कि हमको जो है अपने कच्चा माल जबरदस्ती जो है उनको बेचना पड़ रहा है। ओके। और उन्हीं कच्चे मालों का एक सामान बना करके भारत जैसे देशों को ही जो है ब्रिटेन वाले जबरदस्ती बेच भी दिया करते थे। मतलब कि पहले कच्चा माल हमारा ले गए और वापस से उन्हीं कच्चे मालों का एक सामान बना करके हमें वापस से दे दिया। अब एक चीज़ देखते हैं क्या, कि जैसे हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद जो है हमने डिसाइड करा कि जो हमें आज़ादी मिली ब्रिटेन के साथ जो हमारा ये खेल चला, कच्चे माल वो लेके जा रहे हैं और हमारा हमको जो है पक्का पकाया माल दे करके हमारा शोषण कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से जो शोषण कर रहे हैं। इस चीज़ का सबक लेते हुए, इनका अनुभव लेते हुए हमने ये फैसला किया कि अब से जो है ना हम दूसरों के ऊपर जो है निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का जो है सामान बनाएंगे। और इसी चीज़ को जो है
लेकर के न्यू की जो पॉलिसी है ना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके ऊपर जो है बोला भी गया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है सीटीयू, तो उसके अंदर जो है ये न्यू के बारे में बताया गया है। जो न्यू की जो पॉलिसी है बिल्कुल कुछ इसी तरह से ही है। ओके। अब चले और देखते हैं क्या, कि एक तो हमने निर्णय क्या लिए जैसे हम आज़ाद हुए, कि हम आत्मनिर्भर रहेंगे, हम किसी के दूसरे देशों के ऊपर जो है निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरा फैसला ये भी लिया गया कि अन्य देशों को अपने देशों के अंदर, मतलब भारत के अंदर, अन्य देशों को, दूसरे देशों को अपने देश में निर्यात करने की जो है अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे जो अपने उत्पादक जो हैं, जो मतलब व्यापारी हैं, वो चीज़ों को जो है बनाना सीख सके। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, संरक्षणवाद की नीति। इसका मतलब क्या होता है कि बाहरी देशों के जो सामान है वो अपने देशों के अंदर आने ही ना देना, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे खुद के जो लोकल जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो पहले अपना सामान बेचते हैं, उसके बाद जाकर बाहरी लोगों को चांस मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर संरक्षणवाद की नीति का मतलब यहाँ पर बेसिकली यही है। अगली चीज़ देखते हैं क्या, कि जैसे हमने ये संरक्षणवाद की नीति अपनाई, मतलब कि बाहर के देशों का सामान जो है भारत के अंदर नहीं बेचा जाएगा, जैसे हमने ये निर्णय लिया, इससे क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों के अंदर भारत की जो है तरक्की हुई, तो कुछ क्षेत्रों के अंदर भारत जो है वो पिछड़ गया। जो पिछड़ने वाले क्षेत्र है वो यही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है भारत पिछड़ गया था। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ गया, शिक्षा वाले जो क्षेत्र है इसके अंदर पिछड़ गया था भारत। ओके, और जो हमारी आर्थिक जो वृद्धि दर है, ये भी जो है काफ़ी धीमी पड़ गई थी। और जैसी हमारी आर्थिक वृद्धि जो है धीमी पड़ गई, तो इससे क्या हुआ कि भारत जो है 1991 के आसपास जो है एक आर्थिक संकट जो है फेस करने लग गया। और जैसे ही भारत जो है आर्थिक संकट फेस करने लग गया 1991 में, तो हमने उस समय पर एक डॉक्टर नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने डिसीजन लिया। इसके बारे में आप पढ़ोगे भी, अपना जो सेकंड बुक है ना आपका, जो 9th चैप्टर है, उसके अंदर आप पढ़ोगे भी इसके बारे में। तो 1991 में जैसे ही हमें आर्थिक संकट का मतलब एहसास हुआ, तो उस समय हमने जो है एक नई नीति अपनाई, जिसको हम बोलते हैं नई आर्थिक नीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो कहने का अगर सिंपल सिंपल बोलूँ, तो हमने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को जो दरवाजा है, जो द्वार है, वो खोल दिया। खुले द्वार की नीति जो है हमने अपना ली, अगर इस सेंस में सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो। अब चलिए जरा खुले द्वार की नीति की बात कर रहे हैं, तो जरा आप बताइए कि चाइना ने जो है खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अंदर ऑब्वियस है कि आ भी सकता है ये। ओके। अब देखते हैं क्या कि जैसे ही हमने 1991 के अंदर आर्थिक संकट से उभरने के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई, तो इससे क्या हुआ, भारत की जो व्यापार की जो बाधाएं हैं वो हमने कम कर दी, जिससे कि भारत को जो है लाभ हुआ। कहने का मतलब है कि जो हम बाहर के देशों को सामान लाने की अनुमति नहीं देते थे पहले, वो 1991 में जब हमने नई आर्थिक नीति अपनाई, तो उससे क्या हुआ कि बाहर के देशों को हमारे देश के अंदर आने के लिए अनुमति मिल गई ऑटोमेटिकली। तो इससे भारत को जो है कहीं ना कहीं लाभ भी हुआ और कहीं कहीं नुकसान भी हुआ, जो कि आज के समय पर हम झेल भी रहे हैं। और ये यहाँ पर आपकी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। ये वैश्वीकरण की विशेषताएं का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये मैंने आपके सपोर्टिंग मटेरियल से उठा लिया, काफ़ी अच्छा समझाया गया वहाँ पर कि वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या है। टोटल 4 बता रखे हैं यहाँ पर, कि पूंजी, श्रम, वस्तु, विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह, ये एक पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता क्या, कि पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में जो वृद्धि हो रही है, ये भी जो है विशेषता है वैश्वीकरण की। अगली चीज़ है कि देशों के बीच में जो आपसी जुड़ाव और जो ये निर्भरता का जो अंत हो रहा है, ये भी एक इसकी विशेषता होगी। अगला चीज़ क्या है, कि विभिन्न आर्थिक घटनाएं, जैसे जो मंदी होती है, महामारी हो रही हैं, इन जैसे जो महामारी है, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, इबोला हो गया, HIV एड्स हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, जैसे जो मामले हैं, ये वैश्विक सहयोग के माध्यम से जो है सुलझाए जा सकते हैं। तो ये कुछ मतलब कि विशेषताएं हैं। इनके बारे में आप चाहे तो सपोर्टिंग मटेरियल में और अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप जब मुझसे कांटेक्ट करोगे नोट्स के लिए, तो वहाँ पर मैं यहाँ उनको जो है अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है। अभी ये आपका लास्ट टॉपिक है, वैश्वीकरण का विरोध के ऊपर। अब चलिए जरा जान लेते हैं क्या, कि वैश्वीकरण के समर्थन करने जो लोग हैं, उनके मुकाबले वो लोग ज़्यादा हैं जो वैश्वीकरण की आलोचना कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब डिलेमा वाली सिचुएशन है, कि जो लोग वैश्वीकरण का समर्थन कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, और जो लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगली चीज़ क्या, कि वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के जो लोग हैं वो वैश्वीकरण का जो है विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रा जान लीजिए कि वामपंथी लोग कौन होते हैं। वामपंथी लोग बेसिकली वो होते हैं जो सरकार की या फिर गरीबों के हित में लेकर के जो बातचीत करते रहते हैं। और दक्षिणपंथी वो हो गए जो पूंजी हो गया, मतलब सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटा मोटी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होता है। वामपंथी जो है एक तरफ से समाजवादी की तरह सोचते हैं, और जो दक्षिणपंथी ये एक तरफ से उदारवादी की तरह सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पर जरा देख लीजिए कि जो वामपंथी है, जो वामपंथी विचारक है, वो अलग अलग जो तरह हैं, जैसे कि राजनीतिक हो गया या आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक जो क्षेत्र हो गया, इसमें किस तरीके से आलोचना करते हैं जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या, कि जो वामपंथी विचारक हैं वो राजनीतिक अर्थों में उन्हें जो है राज्य के कमजोर होने की जो है चिंता सता रही है, और इसीलिए जो है वो वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर वैश्वीकरण ने राज्य को कमजोर कर दिया है। आर्थिक स्तर पर जो वामपंथी विचारक वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण ने जो है आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का जो दौर है वो कायम था पहले, उसे नष्ट कर दिया है। तो मतलब इनको डर है, डर सता गया है, मतलब डर था कि यदि वैश्वीकरण आया तो जो आर्थिक निर्भरता है ये बढ़ जाएगी, और संरक्षणवाद का जो दौर चल रहा था पहले समय पर वो समाप्त हो जाएगा। तो ये एक इनकी कह सकते हैं चिंता का पॉइंट है इनके लिए। अगला पॉइंट क्या है, कि जो सांस्कृतिक संदर्भ में अगर देखा जाए, जो वामपंथी विचारक जो विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण ने जो है हमारी जो परंपरागत संस्कृति है उसको समाप्त कर दिया है, जो कि एक बेकार बात है, एक नकारात्मक चीज़ है। इसीलिए जो है वामपंथी विचारक जो है वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, और कुछ इन्हीं प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर दक्षिणपंथी भी जो है वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। अब देखिए पूरे विश्व के अंदर वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन है बहुत जगह पर हो रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये भारत में भी हुए हैं और पूरे वैश्विक स्तर पर भी हुए हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के मंच उपलब्ध हैं। मंच कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वैश्वीकरण को लेकर के विरोध किया जाता है। तो यदि हम विश्व स्तर पर वैश्वीकरण के विरोध का मंच जाने तो उसे हम बोलते हैं WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। इसको लिखा भी मैंने यहाँ पर, वर्ल्ड सोशल फोरम। और यदि भारत के स्तर पर देखा जाए जो वैश्वीकरण की आलोचना करने में एक मंच है वो है इंडियन सोशल फोरम। ये आपकी पुस्तक के अंदर ही दिया हुआ है एक छोटी सी लाइन के अंदर। तो याद रखिएगा कि इंडिया का खुद का भी एक अपना है इंडियन सोशल फोरम, जहाँ पर वैश्वीकरण की विरोध किया जाता है। अगला चीज़ है वो ये कि WSF जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसकी बैठकें कब कब और कहाँ कहाँ हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर के अंदर 1 मार्क्स के लिहाज से तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, कि जो आपकी जो ओल्ड NCERT है वहाँ पर 3 बैठकें दी गई हैं, ये दे रखी है। जैसे कि सबसे जो पहली बैठक हुई थी WSF की वो हुई थी पोर्ट अल्गेरो में ब्राज़ील 2001 के अंदर। ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी पूछा गया था। सेकंड ये कि जो चौथे नंबर की जो बैठक हुई थी जो कि भारत में हुई थी, तो इसीलिए जो है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। और उसके बाद आपके बुक के हिसाब से जो लास्ट उनकी जो मीटिंग हुई है WSF की, वो 7वें नंबर की मीटिंग थी जो जो कि नैरोबी कीनिया में 2007 के अंदर हुई थी। इसके बारे में आपके अंदर बुक के अंदर मेंशन है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अब एक चीज़ ये कि जो आपकी नई NCERT जो पब्लिश होगी आने वाले समय में, उसके अंदर आपको जरूर जो है 16वें नंबर की जो बैठक हुई है, जो लेटेस्ट बैठक है, जो आखिरी जो 2018 के अंदर बैठक हुई है WSF की, साल्वाडोर ब्राज़ील के अंदर। तो आप इसको भी ज़रा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज़ ये कि WSF का जो ये हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है। इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो पोर्ट अल्गेरो में ही है ब्राज़ील के अंदर। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।